हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस क्लास में हम यूनिट नंबर 7 करने वाले हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज़ निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी तैयारी कराती हूँ, जो कि आपका बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ की एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपको क्लासेस का वीडियोस चाहिए, तो सारा डिटेल क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। आप मेरे क्लास को वॉच कर सकते हो। ये सारा जो है ये आपका रिविजन क्लास है, रिविजन सेशन हम लोग कर रहे हैं। ये आपका आई थिंक 4th रिवीजन क्लास होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बताया था। रेपो रेट क्या होता है ये भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि रेपो रेट में बेसिकली आपका, यहाँ से देख लो, रेपो रेट में होता क्या है, रेपो रेट दैट इज आर। ये रेपो रेट मतलब वो हुआ जब बैंक जो है मनी बोरो करती है आरबीआई से एंड आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक से, तो ये हुआ आपका रेपो रेट। एंड रिवर्स रेपो रेट का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आरबीआई जो है मनी लेती है, मनी बोरो करती है किससे, बैंक से, एंड बैंक यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है दैट इज आपका आरबीआई से, वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आरबीआई से मनी, लिक्विडिटी मतलब मनी मूव हो रहा है बैंक तक, आरबीआई से बैंक तक, मतलब आरबीआई पैसे दे रही है बैंक को। यहाँ पे कौन पैसे दे रहा था, आरबीआई पैसे दे रही है बैंक को। ठीक है, एरो देखो किसकी तरफ है, आरबीआई की तरफ, मतलब आरबीआई बैंक बोरो कर रही है आरबीआई से। ठीक है, और यहाँ आरबीआई बोरो कर रही है बैंक से। ठीक है, यही बस स्टोरी है आपका। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मूव बैंक टू आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मूव करता है बैंक तक, एंड लिक्विडिटी बैंक जो है, बैंक पैसे दे रही है किसको, आरबीआई को दे रही है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको। यहाँ से देखो क्या होता है, रेपो रेट इज द रेट, इंटरेस्ट रेट होता है बेसिकली ये, जो रिवर्स बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड करती है फंड जब कमर्शियल बैंक को, तो उसके अगेंस्ट में जो आपसे लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो लिया ही जाता है, बट आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द रेपो रेट। बैंक्स बोरो फंड, बैंक बोरो करती है फंड आरबीआई से, रीपर्चेज करती है अग्रीमेंट जिसको रेपोज बोलते हैं, द प्लेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलेट्रल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है एज अ कोलेट्रल। करंट रेपो रेट जो है वो 6.5 है, ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, 6.5 है। एंड टेकिंग 100 बेसिस पॉइंट। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो कन्वर्सली जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई जब बोरो करती है फंड कमर्शियल बैंक से तब होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक परचेज करती है सिक्योरिटीज आरबीआई से अंडर रिवर्स या रीपर्चेज अग्रीमेंट, जिसको हम लोग रिवर्स रेपोज बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट जो होता है 3.35% होता है। तो इसमें 315 बेसिस पॉइंट होता है, याद रखना 100 बेसिस पॉइंट होता है रिवर्स रेपो रेट में, और रिवर्स रेपो रेट में 300, रिवर्स रेपो रेट 3R में 300 होता है, 300 नहीं सॉरी 315 आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3R है तो वो 300 से स्टार्ट होगा विच इज 315, एंड 2R है तो 1 से स्टार्ट होगा दैट इज 100, लोअर देन रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट दैट इज यहाँ पे आरबीआई चार्ज करेगी इंटरेस्ट। ठीक है, किससे, बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करती है, बैंक से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यहाँ पे बैंक चार्ज करती है इंटरेस्ट किससे, आरबीआई से इंटरेस्ट चार्ज करती है किससे, आरबीआई से। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आरबीआई में एंड बैंक में आरबीआई क्या कर रही है, पैसे दे रही है, इंजेक्शन लिक्विडिटी किसको, बैंक को, लिक्विडिटी मूव हो रहा है बैंक तक, एंड बैंक क्या दे रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई जो है लिक्विडिटी क्या करती है, आरबीआई जो बैंक से पैसे लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको इन रिटर्न देती है। तो देखो इफेक्ट क्या है, रेपो रेट और रेपो रेट मतलब अभी कितना है, 6.5 है। अगर 6.5 से इंक्रीज किया गया तो क्या होता है, डिक्रीज किया गया तो क्या होता है। अगर मान लो इसको 6.5 से लेट्स सपोज हम इसको 3 तक ले आते हैं, ठीक है, रेपो रेट को 3 तक ले आते हैं। पहले तो दिमाग में रख लेना कि रेपो रेट मतलब वो रेट जो बैंक इंटरेस्ट पे करती है, बैंक इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये देखो, जब आरबीआई इंक्रीज कर देगी रेपो रेट तो अब ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा बैंक के लिए, क्योंकि बैंक पे कर रही है तो बैंक के लिए एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि बैंक जब बोरो करेगी और उसको जब इंटरेस्ट पे करना होगा, तो अगर ये मान लो अच्छा ये इंक्रीज है ना, तो लेट्स सपोज इसको हम 9 कर देते हैं। ठीक है, 9 कर देते हैं, 9। तो अब जब इसको 9 कर दिया गया है और बैंक जब इसे 9 रुपीज करके इंटरेस्ट चार्ज करेगी, 9 रुपीज करके, ठीक है, 9% करके, सॉरी 9% करके,
तो बैंक को जब भी मनी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, बैंक काहे लेगा, आपका रेपो रेट कब यूज करेगा, बैंक को जब पैसों की जरूरत पड़ेगा तब वो रेपो रेट को यूज करेगा, आरबीआई से पैसे तभी लेगा, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट हो जाएगा आपका 9%, मतलब इंक्रीज कर दे रहे, तब बैंक सोचेगा कि नहीं, इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है, मुझे इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पे करना होगा। तो मनी बोरो करने से पहले वो एक बार सोचेगी, क्योंकि उसके लिए, बैंक के लिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा इंटरेस्ट पे करना। एज अ रिजल्ट बैंक जो है कम से कम मनी बोरो करने का सोचेगा और अपना लिक्विडिटी को कम। इससे क्या होगा, अगर बैंक कम मनी बोरो करेगा, बैंक के पास कम मनी होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो बैंक इसको नहीं दे पाएगा। तो इससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उतना, ठीक है। तो इसका एक मेन पॉइंट ये भी है कि इससे हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एक बात आप सोचो कि अगर जैसे कि इतने सारे लोग हैं, इन सभी को पैसों की ज़रूरत है। अगर मान लो रेपो रेट बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में दिया जा रहा है, तो बैंक क्या करेगी, अपना रिलेशनशिप मार्केटिंग, हमने रिलेशनशिप बैंकिंग पढ़ा था अपना कस्टमर बेस बनाने का। तो बैंक क्या करेगी, अपने सारे कस्टमर्स को खुश करने के लिए जितना जिसका जितना पैसा चाहिए सबको पैसे दे रही है। मान लो सभी को 1-1 लाख चाहिए, सभी को 1-1 लाख बैंक ने दे दिया आरबीआई से पैसे लेकर के। तो अब क्या होगा, ये सबके पास जब पैसे रहेगा, एनफ पैसा जब सबके पास होगा, तो सब क्या करेगा, सब अपना खर्चा करना शुरू करेगा, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। तो इससे मार्केट में क्या आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इंक्रीज जब रेपो रेट रहता है तो इससे आपका क्या हो जाता है, इससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि ये सारे जो बैंक है, ये सब के सब बैंक जो है, पैसे बोरो करने से पहले और ये पैसा किसी भी पर्सन लेंडर को देने से पहले, किसी भी बोरोवर को देने से पहले ये सोचेगा कि मैं तो इसको 1 लाख दे रहा हूँ, बट मुझे आरबीआई को 9% रेट पर इंटरेस्ट चार्ज देना होगा वापस। तो क्या ये मेरे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है या फिर ठीक हो सकता है। तो ये सोच करके हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो डिक्रीज होता है रेपो रेट में, लेट्स से ये 3% है, तो इसको ऑपोजिट कर देंगे। अब बैंक जो है क्या करेगी, जब भी आरबीआई से जब इसको पैसे बोरो करना होगा, तो सिंपल है, बैंक को पता है कि यार इंटरेस्ट रेट तो काफी कम है, बहुत ही कम है, तो मैं सारे सारे ही अपने कस्टमर्स का नीड को पूरा कर देता हूँ और सभी का जितना जितना मनी का रिक्वायरमेंट है सबको फुलफिल कर देता हूँ। इससे मेरे कस्टमर्स भी खुश हो जाएंगे, मेरा कस्टमर बेस भी बने रहेगा और साथ ही साथ मेरे को कम इंटरेस्ट रेट भी देना होगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगी। क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है तब हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, बैंक के पास तो लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आरबीआई को डिक्रीज करने से बैंक के लिए पैसा बोरो करना चीप हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा बोरो करेगा मनी, एंड क्या होगा, इंक्रीज करेगा लिक्विडिटी इकोनॉमी में, एंड ये सब मनी जाएगा, सर्कुलेट होगा पीपल में और बिजनेसमैन में, जो कि ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे और ज्यादा से ज्यादा खर्च करने से इन्फ्लेशन को हम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया पॉइंट। अब रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या हुआ, जब आरबीआई आरबीआई क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। दो वर्ड आपने देखा है, एक इंजेक्ट और एक एब्जॉर्ब, इंजेक्ट एंड एब्जॉर्ब। तो इसके लिए मैं ना एक तो नोट वाला पेज भी अपना ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा ओपन होने दो। आरबीआई क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी, सोखेगी, सोखना जिसको बोलते हैं ना, एब्जॉर्व मतलब क्या होना, ले लेना, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी, मनी मनी लेगी बैंक से, आरबीआई मनी बोरो करेगी बैंक से, एंड बैंक क्या करेगा, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा यहाँ पे। तो बेसिकली देखो, आरबीआई हम लोग क्या देखेंगे, एक सेंट्रल बैंक है जो सारा डिसीजन प्रॉपर तरीके से लेके सोच करके क्या करेक्ट है क्या सही है उसके बेसिस पे वो अपना परसेंटेज डिसाइड करता है, ये हमें पता है। तो आरबीआई बैंक के लिए जो होता है रेट बनाएगा, ये सोचते हुए कि बैंक के पास जब हमारा देख रहे हैं कि एक्सेस मनी है, तो बैंक को हम क्या बोलते हैं कि तुम अपना पैसा हमें दे दो, हमें सबमिट कर दो और हम तुम्हें इतना इंटरेस्ट रेट देंगे। इससे क्या होगा, बैंक क्या सोचेगा कि ठीक है, हमें इकोनॉमी में दे करके उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आरबीआई को दे देते हैं एक्सेस मनी। इससे हमें यहाँ से इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा और यहाँ पे जितना लिमिटेड फंड है उतना ही हम देने सकेंगे। जैसे कि मान लो ये सब पर्सन 4 लोग हैं, चारों लोग को लोन चाहिए। अब चारों लोग को लोन ना देके जिसको लोन सबसे अर्जेंट है, मान लो इसका लोन सबसे अर्जेंट है, इसका लोन सबसे अर्जेंट है, इन दोनों को इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो इन दोनों को मना करके इन दोनों को ही बस लोन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, बैंक। इससे क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमी में भी लिमिटेड फंड जाएगा और यहाँ से इसको इंटरेस्ट भी मिल पाएगा। तो अगर हम लोग रिवर्स रेपो रेट की बात करें, तो अगर इंक्रीज होता है रिवर्स रेपो रेट, मतलब मान लो कि आपका रेपो रेट था कितना, रेपो रेट हमारा कहाँ गया पेज, हाँ, रेपो रेट हमारा रिवर्स रेपो रेट 3.35 चल रहा है, ठीक है, 3.35 आपका चल रहा है, 3.35। अब क्या करती है आपका आरबीआई की, रिवर्स रेपो रेट को कम करके इंक्रीज करके मान लो 7 कर देती है, 7। अब 7 कर देगी तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट को ड्रॉ, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, मैं आपको रिवर्स रेपो रेट बता रही थी, आर आर आर, ठीक है। आर 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 तो पहले क्या होता है, ये आपका रिवर्स रेपो रेट है जहां पे आरबीआई मनी बोरो करती है, किससे, बैंक से बोरो करती है, ठीक है। एंड बैंक क्या करता है, बैंक इसको बैंक जो है चार्ज करता है इंटरेस्ट, बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट, किससे, आरबीआई से चार्ज करता है, यही होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट हमने क्या देखा, 3.35, ठीक है। अब बैंक का बेसिकली काम क्या है, बैंक का काम है कि जब किसी को मनी का रिक्वायरमेंट पड़े, मान लो लोन का रिक्वायरमेंट है, तो सभी को लोन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, यही बैंक का काम है। तो अब अगर मान लो हम ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके हम लोग कर देते हैं 7%, ठीक है, लेट्स सपोज हम लोग 7% कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि बैंक ने अब देखा कि मुझे यहाँ से तो फायदा है ही, बट यहाँ से आरबीआई से तो फिक्स फायदा है, फिक्स रिटर्न मुझे मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट भी देखो 7% है, कितना हाई इनकम मैं कर सकता हूँ। तो बैंक वाले क्या सोचेंगे कि मैं इन लोगों को ये हटा करके, मैं इन लोगों को लोन ना दे करके मैं क्या करता हूँ, अपना सारा मनी किसको दे देता हूँ, आरबीआई को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आरबीआई से मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मैं अपना सारा मनी यहाँ पे जमा कर देता हूँ, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर बैंक का तो बेसिकली काम क्या होता है, बैंक का काम होता है इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना, और साथ ही साथ जब उनके कस्टमर्स को मनी के रिक्वायरमेंट है तो फुलफिल करना। बट इन इन अगर मान लो अगर हम लोग इसको इंक्रीज कर देते हैं तो बैंक तो उल्टा सोचने लगेगी, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से हम रेपो रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इससे बैंक जो है रॉन्ग स्टेप लेकर के आपका आगे बढ़ने का ट्राई कर सकता है। सेकेंड पॉइंट में, अगर हम रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को काफ़ी कम कर देते हैं, मान लो ये 3.35 से कर नहीं करके 2.5% कर देते हैं, तो इसमें भी दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये होगा कि बैंक सोचेगा कि मेरे पास तो एक्सेस मनी है, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सेस मनी का तो एज पर द रूल, तो जब बैंक के पास एक्सेस मनी होता है तो ये आरबीआई को जाना चाहिए, बट मैं आरबीआई को नहीं दूंगा क्योंकि आरबीआई का इंटरेस्ट इज सो लेस। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने सारे कस्टमर्स को लोन दे देता हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर्स मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा हाई अमाउंट में दे रहे हैं, जिससे मेरे बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो विच इज़ अगेन रॉन्ग कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी में सभी को लोन दोगे, सभी का मॉनेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे, तो बेसिकली मार्केट में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, जिसको कंट्रोल करना अगेन पॉसिबल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो समझ में आया रिवर्स रेपो रेट का स्टोरी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, मैं एक और वर्ड बताती हूँ आपको, एग्जाम में ना ऐसे इंक्रीज डिक्रीज या फिर ऐसे वर्ड नहीं आते हैं। एक वर्ड होता है एब्जॉर्ब और एक वर्ड होता है इंजेक्ट, इंजेक्ट या फिर आप इसको लिख सकते हो इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन। और यहाँ पे हम लिखते हैं एब्जॉर्ब या फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आपका रेपो रेट हो या फिर आपका रिवर्स रेपो रेट हो, कौन डिसाइड करता है, आपका आरबीआई डिसाइड करती है, सारा कंडीशंस, नीड और इकोनॉमी का कंडीशन को देखते हुए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आरबीआई ही जब सब कुछ डिसाइड कर रही है, तो जब आरबीआई बैंक से, आरबीआई जब बैंक से पैसे ले रही है, ठीक है, ले रही है, तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या कर रही है, बैंक से पैसे ले रही है, ले रही है, तो ये क्या कर रही है, एब्जॉर्व कर रही है, क्या कर रही है, बैंक से सारे पैसे ले रही है। बैंक से सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब क्या होता है, एब्जॉर्व कर ले रही है, जो कि कहाँ होता है आपका, जो होता है आपका रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट में जब आपके पास ज्यादा फंड है तो आप हमें फंड दे दो, जो कि रिवर्स रेपो रेट में होता है। जब आप देख रहे हो कि बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट है और बैंक के पास मनी नहीं है,
है तो कौन देगा इसको मनी, इसको देगा मनी आरबीआई। कौन देगा, आरबीआई मनी देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बैंक जो है मनी दे रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्ट या इंजेक्शन, इंजेक्ट कर रही है बैंक, क्या आरबीआई क्या कर रही है, मनी दे रही है बैंक को। आरबीआई क्या कर रही है, मनी दे रही है। आरबीआई से मनी कहाँ फ्लो हो रहा है, बैंक पास फ्लो हो रहा है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्ट। तो एब्जॉर्ब जो होता है ये आपका रिवर्स रेपो रेट में होता है, और इंजेक्ट जो होता है ये आपका रेपो रेट में होता है। मुझे ना बैंकिंग का शीट एक बार ओपन कर लेने दो। यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कहाँ है, लेट मी सी। तो आई होप आपको रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट अच्छा से एकदम समझ में आ गया होगा, कहीं कुछ डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है अभी तक तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो नोट्स बनाया गया है, 1% इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट, ये किस में था, रेपो रेट में था, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, 315 बेसिस पॉइंट होता है। रेपो रेट में यूनिट बेसिस पॉइंट होता है जो कि आपका 100 है। सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई डिसाइड करती है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं तो ये रिड्यूस करेगा या फिर हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। अगर हम घटा देते हैं तो क्या होता है, पीपल विल टेक मोर एंड मोर लोन एंड आपका इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ जाएगा। और रेपो रेट में क्या होगा, अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट में आपका बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा मनी आपके इधर ही पार्क करेगी, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम इंक्रीज करते हैं रिवर्स रेपो रेट में, तो ये मैंने आपको बताया कि कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, लिमिटिंग एक्सरसाइज डिक्रीज करने से आरबीआई डिक्रीज करती है। तो क्या होगा, बैंक कम मोटिवेट होगा पैसे एक्सेस फंड को आरबीआई को देने में। बैंक आरबीआई को पैसे देने के बजाय चूज करेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है लेंड करें कंज्यूमर एंड बिजनेसमैन को। इससे मार्केट में मनी फ्लो जो है ये बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन आ जाएगा जो कि बैलेंस इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जहाँ पे बैंक क्या कर रही है, पे कर रही है इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट पे कर रही है, किसको, आरबीआई को पे कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट इन केस ऑफ बैंक एंड लोन्स, ठीक है। अब देखो अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा बैंक के लिए, जैसे कि बैंक को इंटरेस्ट पे करना होता है तो बैंक के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। बैंक बोरो करने से पहले, मनी बोरो करने से पहले सोचेगी कि नहीं मुझे आरबीआई से मनी तो बोरो करना है बट उसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई चल रहा है, तो मुझे इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट काफी हाई देना पड़ेगा जो कि मेरे लिए करेक्ट नहीं है। तो बैंक जो है क्या करेगी, आपका लोन नहीं देगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि बोरोविंग कॉस्ट के हिसाब से वो नहीं लोन देगी, वो अवॉइड करेगी अपने कस्टमर्स को लोन देना शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट काफी हाई है। व्हाट हैपेंस इफ रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज, रिवर्स रेपो रेट में कौन पे करता है, बैंक चार्ज करती है, बैंक चार्ज करती है इंटरेस्ट, किससे, इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई पे करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो रिवर्स रेपो रेट हम बढ़ा दें, जो आपका 3.35 है उसको हम 9 कर दे, तो अगर इंक्रीज हो जाता है रिवर्स रेपो रेट मतलब ये हुआ कि बैंक को अब ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करने का ऑप्शन है, तो वो क्या करेगी, वो सिर्फ अपना सारा फंड आरबीआई में इन्वेस्ट करेगी और बैंक प्रेफर करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा आरबीआई को दे, ना कि हम मार्केट में दे, क्योंकि मार्केट में देने से उसको पता है कम मनी मिलेगा, आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो कम मनी सर्कुलेट करेगा इकोनॉमी में। इस वजह से हमें बैलेंस करना होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, क्यों हमें रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को लाने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हम इसके बजाय, इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसके बिना मनी सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखो रेपो रेट की हेल्प से हमें पता लगता है कि शॉर्टेज है फंड का या नहीं मार्केट में। मतलब रेपो रेट मतलब क्या हुआ, बैंक जब लेती है मनी, बैंक कब लेगी मनी, बैंक तब लेगी मनी जब आपका बैंक के पास मनी नहीं रहेगा और उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं लोन लेने के लिए और बैंक के पास मनी नहीं है, तब जाके बैंक मनी बोरो करेगी आरबीआई से। तो बेसिकली रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट आपको ये बताता है, रेपो रेट के हेल्प से आप ये जान सकते हो कि जो फंड सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट, फंड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है मार्केट में। वेयर एज रिवर्स रेपो रेट आपको क्या बताता है, रिवर्स रेपो रेट आपको बताएगा कि अगर मार्केट में एक्सेस फंड है, अगर मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है, अगर
बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है तो वो आरबीआई को सबमिट कर सकता है। तो रिवर्स रेपो रेट आपका इंक्रीज लिक्विडिटी मतलब बैंक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विच विल बी ऑलवेज हायर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में से कौन हमेशा हाई होगा ये याद रखना। रिवर्स रेपो रेट विल बी लोअर, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा, ठीक है, क्योंकि वहां आरबीआई इज पेइंग जो आपको बैंक के हिसाब से दे रही है, ठीक है, तो ये हमेशा कम रहेगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि आरबीआई जब मनी बोरो कर रही है बैंक से, इसलिए वही आपका रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट में क्या होता है जहां पे आपका बैंक इंटरेस्ट पे कर रही है तो ये हमेशा हायर होगा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हमेशा रेपो रेट हो एंड रिवर्स रेपो रेट हो तो इन दोनों में हाई इंटरेस्ट किसका होगा, हाई इंटरेस्ट हमेशा ही रिवर्स रेपो रेट का होगा, वेयर एज लो रिवर्स रेपो रेट का होगा। रेपो रेट का हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट होगा, रिवर्स का कम होगा। कौन डिसाइड करता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो आपका रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है। ये जो डिसीजन लिया जाता है केयरफुली सारा कुछ देख करके, इंक्लूडिंग इकोनॉमी का क्या कंडीशन है, इन्फ्लेशन लेवल क्या है, ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट क्या है फिनेंशियल सिस्टम में, ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिसाइड किया जाता है किसके तरफ से, आरबीआई की तरफ से, ठीक है। जो एडजस्ट करता है आरबीआई जो है बोरोइंग को देख करके, स्पेंडिंग बिहेवियर को देख करके, इन्फ्लेशन को देख करके, ओवरऑल इकोनॉमी का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, ये सारा कुछ देखते हुए डिसाइड करती है। थिंक ऑफ रेपो रेट एंड एज द इंटरेस्ट रेट, बैंक जो पे करती है जब भी मनी को बोरो करती है आरबीआई को, एंड रिवर्स रेपो रेट जब हुआ जो इंटरेस्ट रेट आपका बैंक अर्न करती है जब मनी लेंड करती है आरबीआई को। नाउ व्हाई इज रेपो रेट हायर देन रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट क्यों ज्यादा है, रेपो रेट व्हाई इट इज मोर, रिवर्स रेपो रेट क्यों नहीं ज्यादा है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इमेजिन यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो आप क्या चाहोगे, आप हमेशा उससे कुछ कमाना चाहोगे, आप उससे कुछ इंटरेस्ट कमाना चाहोगे। आप एक काम कर सकते हो, या तो आप उसको अपने फ्रेंड को दे सकते हो या फिर आप उसको बैंक में जमा कर सकते हो, ऑब्वियस है, ठीक है। तो आपने क्या डिसाइड किया कि अगर आपको अपने फ्रेंड को देना होता है तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है क्योंकि वहां पे कुछ रिस्क है, ठीक है, कि आपका फ्रेंड हो सकता है आपको पे करे या ना करे। देखो यहाँ पे इस स्टोरी को समझो कि क्यों क्या जरूरत है आपका ये रेपो रेट का एंड रिवर्स रेपो रेट का, तो ये वाला समझो, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक मनी है, चाहे मान लो ये क्या था ऑप्शन में या एग्जाम्पल में क्या था, नोटबुक नहीं, एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आपका फ्रेंड, ठीक है, और एक ऑप्शन है आपका बैंक। क्यों आपके पास, आप खुद अपने पास क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास जो भी मनी है हम उससे कुछ कमा सके, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट मिल सकता है अपने फ्रेंड को भी दे करके, बैंक को दे करके भी। अब मैंने ये देखा कि मेरे फ्रेंड ना मुझे हाई इंटरेस्ट पे कर रहे, बट ना यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। ये हो सकता है कि मेरा फ्रेंड मुझे बाद में पे ना करे। एंड दूसरा जगह आपका यहाँ पे इंटरेस्ट इज लो बट देयर इज अ श्योरिटी, यहाँ पे कंफर्म है कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। योर फ्रेंड माइट नॉट पे यू बैक बट स्टिल यू डिपॉजिट इन अ बैंक, यू विल गेट लोअर इंटरेस्ट रेट, बट आपका मनी सेफर रहेगा क्योंकि बैंक तो आपको पे करेगा। तो व्हेन बैंक लेंड मनी टू आरबीआई इट इज लाइक डिपॉजिटिंग मनी इन अ सेफ प्लेस। तो सेम आप स्टोरी यहाँ देख सकते हो कि दिस वाज यू, ये आपका मनी था। अब ये आपका मनी ना हो के मान लो ये बैंक के पास मनी है, तो बैंक के साथ भी सेम होता है, ये फ्रेंड के जगह मान लो ये इसका कस्टमर्स हो गए और ये बैंक के जगह हो गया आरबीआई हो गया। तो सेम बैंक के साथ होता है जब उसके पास एक्स्ट्रा मनी होती है एंड कस्टमर, आपके फ्रेंड आपसे मनी मांगते हैं वैसे ही कस्टमर भी बैंक से मनी मांग रहे हैं, तो बैंक भी हाई इंटरेस्ट तो ठीक है वो देगा इंटरेस्ट, बट रिस्क होता है। बट आरबीआई के पास कम इंटरेस्ट है बट श्योरिटी होती है, तो सेम बैंक के रोल में भी होता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट इज लोअर बट व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई दैट इज रेपो रेट, ये रिस्की होता है, रिस्कियर बिकॉज यू हैव टू रीपे इट टू लेटर, ठीक है, आरबीआई को फिर देना होता है। डिफरेंस इंटरेस्ट रेट का है जो कि आप मनी मार्केट सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई डिसाइड करती है एंड किसको मनी देने का है, किसको कब मनी देने का है, उसके बेसिस पे यू कैन टेक डिसीजन। तो आई होप आपको रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट वाले टॉपिक में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा कि दिस इज अ बैंक, ठीक है, एंड दिस इज अ आरबीआई,
ठीक है, दिस इज अ आरबीआई एंड दिस इज अ बैंक, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब सिंपल सा सीन यही है कि इन दोनों का बीच में पैसा का एक्सचेंज हो रहा है, किस वजह से, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट को देखते हुए पैसा का एक्सचेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज इज जस्ट लाइक फाइंडिंग अ वे to make easy money by taking advantage of price difference in different places। ठीक है, in different places। एक मिनट मुझे देना जस्ट। ठीक है, आर्बिट्रेज का आई वाज एक्सप्लेनिंग। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, देखो क्या लिखा है। आर्बिट्रेज एक तरीका है जिससे आप आसानी से अमाउंट मतलब मनी बना सकते हो, पैसे बना सकते हो अलग अलग जगह से। जैसे कि यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल दिया है, इमेजिन यू सी सेम टॉय बीइंग सोल्ड डिफरेंट डिफरेंट प्लेस एट टू डिफरेंट स्टोर। मतलब आपको एक खिलौना लेना है, ठीक है, एक खिलौना है और ये एक खिलौना है, दोनों सेम दिख रहा है खिलौना। अब ये हो गया एक दुकान और ये हो गया दूसरा दुकान, दो दुकान है, दो स्टोर है, दोनों स्टोर में अलग अलग आप देख सकते हो एक ही जैसा खिलौना रखा हुआ है। आपको ये खिलौना काफी पसंद आया, मान लो आपको ये टॉय जो है काफी अच्छा लगा। If it's a cheaper at one store, you could buy it but and sell it to other store for higher price, making a profit without doing much work। अब बेसिकली इसमें क्या करते हो आप, चलो मैं इसको आपको दूसरा ही एक पेज में बता के समझाती हूँ। आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट क्या है समझने का कोशिश करना। आर्बिट्रेज, ठीक है, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में क्या होता है, आपका एम है कि प्रॉफिट बनाना है, बस प्रॉफिट बनाना है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से। अब होता यह है कि मान लो लेट्स अवॉइड टॉय, है ना, वी आर नो मोर किड्स राइट नाउ। अब हम बात करते हैं, मान लो आपके पास कोई पेन है, ठीक है, पेन है आपके पास, नहीं मतलब शॉप में है पेन और यहाँ पे भी एक पेन है। दोनों पेन सेम है क्योंकि दोनों को मैंने ब्लू पेन से ही लिखा है, तो दोनों पेन सेम है। बट यहाँ पे हम शॉपकीपर मतलब शॉप दूसरा दूसरा है। यू कैन सी ये ब्लू शॉप है, ये पिंक शॉप है। तो होता क्या है यहाँ पे, आप एक पर्सन हो, आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो ये पेन है ये 10 रुपीज का है और यहाँ जो पेन है ये 50 रुपीज का है। तो आपने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बाय करके मैं ये पेन को यहाँ पे सेल करता हूँ, इससे क्या होगा, मेरा 40 रुपीज अर्निंग होगी। तो ये जो 40 रुपीज अर्निंग हुआ ये मेरा स्ट्रेट अवे मेरे पॉकेट में गया, विच इज माई प्रॉफिट, विच इज माई प्रॉफिट। सो दिस इज ओनली आर्बिट्रेज। आप क्या करते हो, आपका जहां पे प्राइस कम है, जहां पे लोअर प्राइस है, आप वहां से बाय करते हो एंड जहां पे हायर प्राइस है वहां पे आप क्या करते हो, सेल करते हो। क्या करते हो, सेल करते हो। यही आपका पूरा प्रोसेस है आर्बिट्रेज का। ये पूरा प्रोसेस किसका है, आर्बिट्रेज का है। ठीक है, क्लियर होगा आई बिलीव। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कुछ शॉर्ट मैंने नोट्स बना रखे हैं या नहीं। ठीक है, आर्बिट्रेज वेयर इट इज, नहीं आर्बिट्रेज का कुछ मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ खास। ठीक है, तो ये रहा आर्बिट्रेज की बात कि दैट्स व्हाट आर्बिट्रेज इज, फाइंडिंग दीज डिफरेंट डिफरेंट प्राइस डिफरेंसेस। आपने आपने ये दोनों प्राइस का डिफरेंस आइडेंटिफाई किया, ये दोनों प्राइस का डिफरेंस आइडेंटिफाई किया, इसका प्राइस सेम, यहाँ पे भी आपने प्राइस को आइडेंटिफाई किया, प्राइस डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया, अलग अलग सोर्स से आइडेंटिफाई किया। सो दिस इज व्हाट आर्बिट्रेज इज, जस्ट लाइक अ शॉर्टकट टू अर्न मोर एंड मोर मनी विदाउट टेकिंग मच रिस्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं। आर्बिट्रेज में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे हम आर्बिट्रेज में हमारा मेन मकसद क्या है कि रिस्क को कम करना, रिस्क को कम करना, ठीक है, और अर्न करना, अर्न करना मोर एंड मोर, अर्न करना मोर एंड मोर। ठीक है, अर्न करना मोर एंड मोर। अब यहाँ पे देखो, इफ रिवर्स रेपो रेट वर, एक मिनट, हायर देन रेपो रेट, देन बैंक कुड सिंपली बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई एट लोअर रिस्क। ठीक है, ये रेपो रेट का आ गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रिवर्स रेपो रेट जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने आपको।
अब यहाँ पे देखो, मैं आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का डिफरेंस बताती हूँ। रेपो रेट मतलब वो रेट, इंटरेस्ट रेट होता है जहाँ पे आरबीआई जो जिस रेट पे मनी देती है बैंक को। रिवर्स रेपो रेट जहाँ पे आरबीआई मनी बोरो करती है कमर्शियल बैंक पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक से वो मनी बोरो करती है। रेपो रेट मतलब बैंक बोरो करती है किससे, आरबीआई से, एंड अपना कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबमिट करती है। रिवर्स रेपो रेट में बैंक लेंड करती है मनी आरबीआई को बाय प्रोवाइडिंग कोलेट्रल। रेपो रेट में लिक्विडिटी मेंटेन रहता है बैंकिंग सिस्टम में, बोरोविंग्स एंड स्पेंडिंग बिहेवियर भी। एंड रिवर्स रेपो रेट में लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है मनी मार्केट रेट, इनकरेज करता है बैंक टू पार्क एक्सेस फंड, ठीक है, जब एक्स्ट्रा फंड होता है। रेपो रेट हाई होता है, रिवर्स रेपो रेट कम होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, सेम यहाँ फिनेंशियल सिस्टम को हेल्प करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने में। क्लियर है यहाँ तक, आई बिलीव? ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है, तो और है एक कैश रिजर्व रेशियो एंड एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एंड एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग CRR और SLR बोलते हैं। CRR एंड SLR, ठीक है, CRR एंड SLR। तो इसका नोट्स बनाया होगा मैंने। अच्छा, ये मैंने आपको मॉर्निंग के क्लास में नहीं एक्सप्लेन किया था ना, ये सब एक्सप्लेन किया था क्या? नहीं, आई थिंक ये सब नहीं किया था। कोऑपरेटिव बैंक में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, सब ओनर्स एंड कस्टमर्स दोनों सेम होते हैं। अनहोयना आपका फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक था। और ये आपका, ये सब जो नाम मैंने आपको बताया था डेवलपमेंटल बैंक के बारे में, उनका नाम है। एंड शॉर्टकट्स मतलब शॉर्ट फॉर्म, जो एग्जिम, नबार्ड हुआ, SIDBI, सिडबी, IDBI, IFCI, एग्जिम बैंक हुआ, हाउसिंग बैंक हुआ, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस सप्लीमेंट्री, ये हो गया। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया, MICR। तो ऐसे आपको भी लिखना है, सो दैट एग्जाम के फर्स्ट डे आप ये सब पढ़ो तो आपको याद आना चाहिए दिमाग में एकदम। ठीक है, ये NEFT का हो गया, ये RTGS का हो गया, ये IMPS का हो गया, ठीक है। तो NEFT दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, यहाँ कोई लिमिट नहीं होता है IMPS में। और एक्स मतलब मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, ऑनलाइन होता है, चार्जेस डिसाइड बाय इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये सब तो आपको बता दिया गया है, यहाँ पे बेसिक नॉर्म्स आ गया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मैंने SLR और हाँ ये देखो बनाया है। SLR दैट इज आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड CRR दैट इज CRR का यहाँ पे भी जस्ट पढ़ा था हमने, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। SLR कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। SLR बैंक देमसेल्फ मेंटेन SLR को, ठीक है। एक सर्टेन परसेंटेज रखना होता है आपका, आपका रखना होता है नेट टाइम का एंड डिमांड लाइबिलिटीज का, सर्टेन परसेंटेज आपको रखना होता है अपने साथ ही, ठीक है। एंड वो रेट कितना होता है SLR का? दैट इज 18%। ये रेट देखो, ये रेट चार्ट है जो आपको याद रखना है। एंड CRR मतलब वो परसेंटेज होता है जो बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। याद रखना ये चीज, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रह सके ये बातें, ठीक है। एक है आपका SLR और एक है आपका CRR। SLR क्या है? दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR क्या है? दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अगर हम SLR की बात करें तो SLR कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करती है। बैंक खुद से अपने पास रखती है। होता है ना कि हमारी अर्निंग अगर 1 लाख है तो उसमें से 50,000 हम अपने पास सेविंग्स बचा के रखते हैं। बट CRR क्या हुआ? ये वो रेट होता है, रेट जो बैंक को रखना होता है, खुद नहीं, बैंक को खुद के पास नहीं रखना है, बैंक को मेंटेन करना होता है। किसके पास? RBI के पास। बैंक मेंटेन विथ RBI के साथ वो मेंटेन करती है, ठीक है, RBI के साथ। एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश। याद रखना, CRR, C फॉर कैश। कैश किसके पास रखेंगे? RBI कौन है? हमारा मेन हेड है, तो हम बड़े लोगों को क्या देंगे? कैश। कैश S फॉर सेल्फ। देखो इसको याद रखने का मैं आपको ट्रिक भी बता दे रही हूँ। देखो, कैश रिजर्व रेशियो ये वो पोर्शन होता है बैंक का डिपॉजिट का जिसको हमें रखना है सेंट्रल बैंक के साथ, दैट इज RBI के साथ, कैश के फॉर्म में। इसको आप कैसे याद रख सकते हो मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में नहीं भूलोगे। CRR, C स्टैंड फॉर कैश,
कैश रखना है, कैश किसके साथ रखना है, कैश हमें रखना है आरबीआई के साथ। आरबीआई कौन है, आरबीआई इज आर सेंट्रल बैंक, ठीक है। सब कुछ सी से स्टार्ट हो रहा है, समझ में आ गया। CRR, CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, कैश रखना है हमें किसके साथ, सेंट्रल बैंक के साथ। सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, ठीक है। ये हुआ सीआरआर के बारे में। वैसे ही हम एसएलआर को भी कनेक्ट करते हैं। एसएलआर, एस का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी होता है। क्या होता है, स्टैट्यूटरी। बट हम यहाँ पे एस का मतलब क्या समझेंगे, दिस इज सेल्फ, मतलब खुद के पास रखना है। खुद के पास मतलब हम बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बैंक को खुद के पास रखना है। एसएलआर क्या रखना है, एसएलआर खुद के पास रखना है, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो एग्जाम में सी फॉर कैश सेंट्रल बैंक, एस फॉर स्टैट्यूटरी, एस फॉर सेल्फ। सेल्फ मतलब किसकी बात कर रहे हैं, बैंक। तो बैंक ये किसके पास रखेगा, खुद के पास रखेगा, ठीक है। गॉट इट। मुझे लग रहा है इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इतना शॉर्ट टॉपिक आपको शॉर्ट में बता दिया मैंने। अब जैसे ये रेट्स है ना, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि आर्बिट्रेज मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आर्बिट्रेज मतलब होता है रिस्क लेस प्रॉफिट। रिस्क लेस प्रॉफिट हम जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, आर्बिट्रेज रिस्क लेस प्रॉफिट। रेपो रेट मतलब क्या होता है, हम इंजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, मनी इंजेक्ट कर रहे हैं, लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है, हम मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, आरबीआई करेगा। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्व कर रहे हैं लिक्विडिटी मार्केट से। रेपो रेट दैट इज 6.50, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो 4.50, जो कैश के फॉर्म में हमें किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। सीआरआर दैट इज परसेंटेज हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश व्हिच इज मेंटेन्ड बाय आरबीआई, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज एसएलआर। सेल्फ, हम बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सेल्फ से किसको समझेंगे, बैंक को। तो 18%। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.3%। मार्जिनल एमएसएफ क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी, 6.7% है। एंड बैंक रेट कितना चल रहा है, 6.75। तो दिस पेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये एग्जाम के दिन आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, इट इज लाइक सेफ्टी बफर। ये एक सेफ्टी होता है जो हम रिजर्व के जैसा रखते हैं, मेंटेन करने के लिए देते हैं कैश के फॉर्म में। जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है तो हम ले लेते हैं। बाय सेटिंग सीआरआर, सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल करती है अमाउंट, उतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट उस बैंक के नाम पर, और उसको जब जरूरत होता है सप्लाई ऑफ मनी वो करती है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अभी देखा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो पर्सन होता है आपके डिपॉजिट का जो बैंक रखती है, इन्वेस्ट करती है खुद के पास, ठीक है, अदर देन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। इट सर्व एज अ लिक्विड एसेट बफर फॉर बैंक। खुद के पास इंश्योर करती है कि उनके पास सेफ कुछ मनी रह सके, सो दैट वो डिपॉजिटर का विड्रॉल एंड उसके लिए उनको हेल्प कर सके। तो सीआरआर एंड एसएलआर ये आपका लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। किसको, लिक्विडिटी मतलब कैश को कंट्रोल करने के लिए होता है बैंकिंग सिस्टम में, जिसके हेल्प से आप इकोनॉमी में आप देते हो जितना मनी, कब रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करते हो। सीआरआर एसएलआर, सीआरआर का परसेंटेज 4.5%, जो मनी अपना सेंट्रल बैंक के साथ हमें रखना है कैश के फॉर्म में। कैश के फॉर्म में ये कंट्रोल करती है एक्सेस मनी फ्लो इकोनॉमी में ना हो सके, इसलिए बैंक जो है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। याद रखना, इसमें कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या, बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि सीआरआर जैसे हम अपने लाइक किसी किसी घर में होता है ना कि आप सैलरी अर्निंग हो तो आपको इतना पैसा देना ही है घर में, वैसा समझ लो, ठीक है। वैसा है सीआरआर, ठीक है। ये कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। यहाँ से आप कंट्रोल करते हो लिक्विडिटी को, रेस्ट्रिक्टिंग कि एक्सेस फंड ना जा सके, एंड कैन पोटेंशियल लिमिट करते हो क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में। एसएलआर की बात करें तो एसएलआर वो परसेंटेज होता है बैंक का नेट टाइम का जो आप अपने पास रखते हो, मस्ट कीप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, जो स्पेसिफाई करती है आरबीआई। अपने साथ रखोगे आप, हम रखते हैं ना ताकि हमारी कुछ जरूरतें पूरी हो सके। कैश हुआ, गोल्ड हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब एसेट्स हो सकता है। हेल्प करती है बैंक को कुछ अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट या विड्रॉल को प्रमोट करने में, अगर हुआ तो ऐसा वो एसएलआर का हेल्प ले सकती है। बैंक इस पे इंटरेस्ट अर्न कर सकती है एसेट पे, एसएलआर पे, ये भी रेगुलेट करती है आरबीआई। इससे भी आपका लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी आपके पास रह सके इसलिए होता है। ये हेल्प करता है क्रेडिट ग्रोथ एंड इंश्योर करता है लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी को। अब जैसे कि मान लो अगर कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मतलब जो हम आरबीआई के साथ रख रहे हैं, जो हम अपने सेंट्रल बैंक के साथ रख रहे हैं, अपने हेड के पास रख रहे हैं, अगर उसका क्या इफेक्ट होता है। अब जैसे कि आरबीआई अगर इंक्रीज करती है कैश रिजर्व रेशियो तो बैंक क्या करेगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करेगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा कीप मोर कैश रिजर्व एंड रिड्यूस करेगा, मतलब फंड देना कम कर देगा और ज्यादा से ज्यादा बैंक के पास ही रखने लगेगा, मतलब आरबीआई के पास रखने लगेगा। समझ रहे हो क्या मैं बोल रही हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मान लो
हाँ, अगर मान लो क्या करता है, बैंक ने बोला कि आपका कैश रिजर्व रेशियो को मैं इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता हूँ, तो अब सीआरआर होता क्या है, हम बैंक क्या करती है, बैंक मनी जमा करके रखती है किसके साथ, आरबीआई के साथ, इन द फॉर्म ऑफ कैश, यही होता है आपका सीआरआर। तो अब इसमें होगा क्या, जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें काफी अच्छा मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, तो बैंक क्या डिसाइड करेगी, बैंक ने डिसाइड किया कि मैं ना अपने कस्टमर को पैसे ना दे के क्या करता हूँ, मैं ना यहीं अपना सारा मनी दे देता हूँ, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग तो यहीं से हो जा रहा है, तो जहाँ से मुझे ज़्यादा अर्निंग होगी मैं तो वहीं से करूँगा, तो इसको इंक्रीज करके भी उतना नहीं रख सकती है, ठीक है। और विथ लोअर लोनेबल फंड, फंड कम देने लगेगी, कुछ ही सेक्टर्स को लोन देगी, कुछ ही बिजनेसमैन को लोन देगी, इंडस्ट्रीज को लोन देगी, जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और इससे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगी मनी का फ्लो पे, हायर सीआरआर की वजह से आप कंट्रोल कर सकते हो इन्फ्लेशन को, क्योंकि मनी कम होगा लोगों के पास स्पेंड करने के लिए। अब जैसे कि ज्यादा से ज्यादा मनी जब मैं आरबीआई को दूंगी, तो इन लोगों के पास तो पैसा ही नहीं रहेगा खर्च करने के लिए, तो इससे क्या होगा, मेरा इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, क्या होगा, मेरा इन्फ्लेशन क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, ये हुआ सीआरआर का मतलब। अब हम बात करते हैं एसएलआर का, चलो ये तो मैंने इंक्रीज का बताया ना, अब डिक्रीज का भी बता देती हूँ, डिक्रीज के क्राइटेरिया में क्या होता है। कन्वर्सली जब आरबीआई करेगी, कम कर देगी सीआरआर को, मतलब बैंक के पास मोर फंड अवेलेबल होगा लेंड करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फंड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑब्वियस है ना कि अगर हम पैसे कम कर देंगे, बैंक को क्या लग रहा है कि आरबीआई से तो मुझे इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सारा पैसा अपने कस्टमर्स को दे देता हूँ, मेरा कस्टमर बेस भी बना रहेगा और मुझे हाई अर्निंग भी हो जाएगी। तो ऑब्वियस है, अगर इसके पास ज्यादा कस्टमर्स के पास ज्यादा पैसे रहेंगे, तो अब कस्टमर्स क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा, तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक जब ज्यादा से ज्यादा लोन देगी बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज को, ठीक है, तो इससे आपका इंक्रीज होगा सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी, एंड लो सीआरआर जो है मस्ट स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा। अब एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ जो मैंने आपको वहां पे रेट बताया था, एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब आपने कभी देखा होगा शॉर्ट टर्म लिखा है, शॉर्ट टर्म मिसमैचेस बिटवीन देयर एसेट, मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज अ रेट, इंटरेस्ट रेट, जब आरबीआई आपको फंड प्रोवाइड करिए सिर्फ ओवरनाइट के लिए, मतलब आपको अगर सिर्फ रात भर के लिए, मतलब आज रात के लिए चाहिए, ओवरनाइट के लिए फंड चाहिए ना, तो आप आरबीआई से हेल्प ले सकते हो, आरबीआई आपको एमएसएफ रेट के हिसाब से मनी दे देती है बैंक को, समझ में आ रहा है। ओवरनाइट के लिए अगर आपको फंड चाहिए, तो आरबीआई आपको ओवरनाइट के लिए फंड चाहिए, तो आरबीआई आपको फंड दे देगी एमएसएफ रेट को फॉलो करते हुए, क्योंकि एमएसएफ रेट का मतलब ही होता है कि एमएसएफ में आपको जो मनी लेंड किया जा रहा है ना, दैट इज जस्ट फॉर ओवरनाइट, दैट इज जस्ट फॉर ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट के लिए ही होता है। सेम यहाँ लिखा है कि दिस फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, ये फैसिलिटी आरबीआई की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था बैंक को हेल्प करने के लिए, शॉर्ट टर्म जो उनको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, उसके लिए बैंक जो है फंड अपना जुगाड़ कर सकते हैं एमएसएफ के हेल्प से, जहां पे उनको उतना कुछ रेट भी नहीं देना है, टेम्प्रोरी बेसिस पे अपना जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल कर सकते हैं। एमएसएफ रेट ना काफी हायर होता है क्यों, रेपो रेट से भी ज्यादा, क्योंकि इससे जो है बैंक आरबीआई जो है ना अपना मनी रिक्वायरमेंट ये सब फुलफिल ठीक से कर सकती है। तो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ एमएसएफ रेट ऑफ 2024, ठीक है। हम्म, ठीक है, छोड़ो यहाँ पे तो उतना नहीं दिया है आपको, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वहां से, आप स्क्रीनशॉट लेने बोला था वहां से देख लेना। बैंक रेट इन इंडिया, बैंक रेट भी देखा था, बैंक रेट मतलब ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई डिसाइड करती है अंडर सेक्शन 49, दैट इज आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, ठीक है। ये वो स्टैंडर्ड रेट होता है जो आरबीआई इज विलिंग टू बाय, आरबीआई रेडी है बाय करने के लिए रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर अदर कमर्शियल पेपर जो एलिजिबल है परचेज के लिए। इन सिंपल टर्म ये वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो कर सकती है लोन सेंट्रल बैंक से, मतलब आरबीआई से मतलब हमें अगर पैसा चाहिए और हम आरबीआई हमें पैसा दे रहा है किसको, बैंक को, तो ये वो स्टैंडर्ड रेट होता है जिस स्टैंडर्ड रेट पे आप मनी ले सकते हो आरबीआई से। हिस्टोरिकली आपका बैंक रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
क्योंकि इससे आपका लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन दोनों मेंटेन रहता है। लेंड भी कर सकते हो, लेंडिंग रेट है वो। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट इज नो लॉन्गर एक्टिवली यूज्ड बाय आरबीआई फॉर मॉनिटरी, ये देख लो। हाउएवर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी द बैंक रेट इज नो लॉन्गर एक्टिवली यूज्ड बाय आरबीआई, ठीक है। तो बैंक रेट जो है अभी एमएसएफ के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, बैंक रेट में भी। तो ये हम देख सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है, एमएसएफ रेट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। बैंक रेट मतलब वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक को लोन देती है, सेंट्रल बैंक एट विच द नेशन सेंट्रल बैंक लोन्स इट डोमेस्टिक बैंक। सेंट्रल बैंक इसको दे रही है डोमेस्टिक बैंक, अपने डोमेस्टिक बैंक को। एमएसएफ क्या होता है, ये वो रेट होता है जो कि नेशन सेंट्रल बैंक जो है लोन प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक को, बट ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन। लेट्स जस्ट से दिस इज ओनली फॉर ओवरनाइट। दोनों में ही क्या हो रहा है, इसमें भी आरबीआई ही दे रही है पैसा, किसको दे रही है, बैंक को, ठीक है। और इसमें भी सेम हो रहा है, आरबीआई ही दे रही है किसको पैसा, बैंक को दे रही है। बट यहाँ पे आपका चेंज ये है कि ये आपका बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है, ओवरनाइट सिचुएशन के लिए कह सकते हो। बैंक रेट शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड दोनों के लिए होता है, यहाँ पे आपका ये खाली शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है। बैंक रेट जो होता है ये वो रेट होता है जो हेल्प करता है एक्सपैंड करने के लिए इकोनॉमी एज द कॉस्ट ऑफ फंड आर लोअर फॉर बोरोवर्स। और यहाँ पे एमएसएफ में ये यहाँ पे दिस रेट इंडिकेट नो इमरजेंसी फॉर फंड एज अ हेल्दी इकोनॉमी। बैंक रेट ये हेल्प करता है ब्रिंगिंग बैक द करेंसी वैल्यू व्हेन देयर इज अ हायर इन्फ्लेशन। एंड एमएसएफ आपका मैनेज करने के लिए इन्फ्लेशन, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उससे, ये कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका सिर्फ इमरजेंसी मतलब एमएसएफ मतलब समझ लेना, ये आपका इमरजेंसी में ही अप्लाई होगा। ये आपका लिमिटेड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, ये आपका 1%, ठीक है, ये वाला छोड़ सकते हो आप। ये आपका डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, और एमएसएफ रेट को हम लोग ओवरनाइट रेट भी बोलते हैं, ओवरनाइट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड। वहां पे अपने ऊपर नाम देखा था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड का। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड एक टूल है जो कि यूज करती है आरबीआई अपना कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ मनी को, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में, एंड इन्फ्लुएंस करती है इंटरेस्ट रेट। ये वर्क कर इट वर्क्स बाय मैनेजिंग टू मेन इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेट के हेल्प से मैनेज होता है। रेपो रेट मतलब वो इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई लेंड करती है मनी बैंक को शॉर्ट पीरियड में, तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज अ रेपो रेट। वाइल रिवर्स रेपो रेट मतलब वो रेट होता है जहां पे आरबीआई बोरो करती है मनी बैंक से एंड बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। ये जो रेट होता है ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि बैंक को कैसे मनी मिल सकता है और कितना कॉस्ट पे मिल सकता है। तो ये सारे रेट को एडजस्ट करते हुए आरबीआई जो है हेल्प करती है बैंक को कि या तो आप लेंड कर सकते हो मनी या फिर होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप मार्केट में कितना मनी जाएगा ये डिसाइड कर सकते हो। तो देखो आपका एलएएफ क्या है, एलएएफ इज नथिंग जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। क्या लिखा है आपका, दिस सिस्टम मैनेजिंग रेट्स एंड लिक्विडिटी इज समटाइम कॉल्ड लिक्विडिटी कॉरिडोर, जो कि आपका डिफरेंस बिटवीन होता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो देखो ये सारे रेट्स के हेल्प से हम ना डिसाइड कर सकते हैं, एज मान लो मेरा अगर बैंक है तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ ये सारे रेट्स के हेल्प से कि मुझे ये मनी अभी कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए या मेरे को खुद के पास रखने में ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब मैं डिसाइड कर सकती हूँ, एज अ बैंक मेरे पास है तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ सारे रेट्स को चेक करते हुए कि मुझे अभी मनी होल्ड इन्वेस्ट कर देना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है। बैंक रेट में कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं लगता है, रेपो रेट में आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी देना होता है। बैंक रेट में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू साइन अ रीपर्चेज अग्रीमेंट, बट आरबीआई जो है आपसे साइन कराती है रीपर्चेज अग्रीमेंट रेपो रेट में। बैंक रेट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस करती है, बट रेपो रेट आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। बैंक रेट जो होता है हाई बैंक रेट लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्शन एंड इनकरेज करता है बोरोइंग को, बट रेपो रेट आपका कट इन रेपो रेट लीड्स टू लोअर बोरोइंग कॉस्ट एंड हाइक इन इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, बट रेपो रेट को रीपर्चेज ऑप्शन बोला जाता है, रेफर्स टू रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है, रीपर्चेज ऑप्शन। तो इसको रहने दो। अच्छा ये एनपीए का अब आ गया चैप्टर, तो आई बिलीव आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। एनपीए तक पहुंचने से पहले मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ एनपीए वाला वो पॉइंट्स। देखो ये सब अब रेट अब तो इजी लग रहा होगा, आप समझ में आ गया हो कौन सा रेट। दिस इज द रेट जिसपे आपको ओवरनाइट के लिए फंड मिलता है, दिस इज द रेट जिसमें आपको ये
रिवर्स रेपो रेट में जहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है बैंक से, क्योंकि बैंक को वो मनी दे रही है। बैंक रेट इज दैट रेट जिसमें आपको विदाउट सिक्योरिटी लोन ले सकते हो आप आरबीआई से। बैंक रेट मतलब वो रेट जिसमें कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे पढ़ा ना कि आपका बैंक रेट में नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑल्सो आप मनी बाय कर सकते हो, ठीक है, मनी आप ले सकते हो, ठीक है। बैंक रेट मतलब वो रेट होता है जहाँ पे आप आरबीआई से मनी ले रहे हो और आपको कुछ सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। एमएसएफ क्या होता है? ओवरनाइट फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया? सॉरी, रिवर्स रेपो रेट का मैंने आपको रॉन्ग बता दिया, आई एम सो सॉरी। रिवर्स रेपो रेट मतलब वो रेट जहाँ पे बैंक चार्ज करती है आरबीआई से, क्योंकि बैंक जो है आरबीआई को पैसे दे रही है। रेपो रेट मतलब यहाँ पे आरबीआई चार्ज करेगी किससे? बैंक से, क्योंकि आरबीआई पैसे दे रही है बैंक को। कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या हुआ? ये वो मनी होता है जो कैश के फॉर्म में हम किसके साथ मेंटेन रखते हैं? आरबीआई, सेंट्रल बैंक के साथ। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी क्या हुआ? जो हम खुद के पास रखते हैं, खुद के पास, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है। और डिफरेंस बिटवीन आर आर एंड आर 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 इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड। आरबीआई लेंड मनी करती है शेड्यूल्ड बैंक को, विच इज एमएसएफ, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक विच इज एनएसएफ। अब देखो यहाँ पे अगर हम टाइप ऑफ एनपीए की बात करें तो देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स विच इज नॉट पेड फॉर 90 डेज, ओवरड्राफ्ट, कैश, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, ठीक है। ये वाला मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ, ये देखो, ये वाला है बेसिकली वो चार्ट। एसेट्स होता है। अब देखो जैसे कि कंपनी के लिए एसेट्स क्या होता है? कंपनी के लिए एसेट्स है उसका मशीन, उसका एम्प्लॉय, उसका जो मतलब जो उनका प्रोडक्शन हो रहा है वो सब उनका एसेट्स हुआ। मशीन जिस तरीके से वो काम करे, जिससे वो काम करे, वो सब एसेट हुआ। तो बैंक के लिए एसेट्स क्या होगा? बैंक के लिए एसेट्स होगा उसका मनी, उसका फंड। बैंक का एसेट होगा उसका फंड। तो बेसिकली आपने सुना होगा, बहुत कोई आपको क्या बोलता होगा कि हमने ना मनी तो बोरो किया है, ये हमारा एसेट्स हुआ, ठीक है, एसेट्स हुआ, ठीक है, बैंक के हिसाब से। एक होता है आपका परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको मैं पीए लिख रही हूँ। एक होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ? परफॉर्मिंग का में आप ये लिखोगे अभी कि परफॉर्मिंग में देयर इज अ स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, जिसको मैं एस ए लिख रही हूँ। एंड यहाँ हो गया सब स्टैंडर्ड एसेट, ये हो गया डाउटफुल एसेट, और एक हो जाएगा आपका लॉस एसेट। ये समझ में आ गया? अब बेसिकली ना हमने ये चैप्टर को समझने से पहले ना ये जानना होगा कि ये होता कैसे है, काम कैसे करता है। जैसे कि मान लो आपने सुना होगा कि मैंने ना इस प्रॉपर कंपनी से लोन लिया और मैंने आज तक पे नहीं किया। तो आप क्या सोचते हो? अरे वाह, इसको तो पैसे भी मिल गए और इसको पे भी नहीं करना पड़ा। तो यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो बस आपको बातें हवा में उड़ा रहा है, बोलते हैं ना। तो आप कंपनी से पैसे ले रहे हो, आप बेसिकली बैंक से उसका एसेट ले रहे हो, तो आपको इसको कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा भाई। आप किसी भी दुनिया में जाओ, कोने में जाओ, आपको तो पे करना ही है। तो ये जो एसेट्स है, इसको पे करने का ड्यूरेशन जो हम देखते हैं ना, 1 डेज से हम 90 डेज का बीच में देखते हैं, 1 से 90 डेज का बीच में देखते हैं। अगर ये लोन का जो पेमेंट आपको होने का है वो टाइमली हो रहा है, टाइमली, ठीक है, टाइमली हो रहा है, जैसे कि आप ईएमआई लेते हो, आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या बोलते हैं? परफॉर्मिंग एसेट। अगर ये टाइमली नहीं हो रहा है, नॉट टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? एनपीए, एनपीए, ठीक है, एनपीए, ठीक है। तो एनपीए और पीए का मतलब समझ गया क्या होता है? तो देखो यहाँ पे जो ये लिखा है ना, ये क्या लिखा है हमने? दैट इज परफॉर्मिंग एसेट्स के नीचे कुछ नहीं लिखा है, बट नॉन परफॉर्मिंग मोर देन 90 डेज। मतलब अगर कोई भी ऐसा लोन है जिसका पेमेंट नहीं हो रहा है, 90 डेज के अंदर में हो रहा है, चलो ठीक है, ये परफॉर्मिंग एसेट्स बना, जैसे मैंने इसका लिखा। अब मोर देन 90 डेज हो गया, उसका कोई पेमेंट नहीं बनता है, कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये हो गया एसेट्स का दो बाइफर्केशन। अब परफॉर्मिंग एसेट्स मान लो कोई कोई होता है ना, सैलरी ऊपर नीचे हुई तो 30 दिन में नहीं दे पाया, 30 दिन में नहीं दे पाया, तो हम देखते हैं क्या वो 90 दिन में पेमेंट कर रहा है। हाँ, 90 दिन में अगर पेमेंट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एसेट बन जाएगा। 90 दिन के बाद भी हम देखते हैं जब आपका 12 मंथ में भी 12 मंथ के में पेमेंट हो रहा है, मतलब 90 दिन से ज्यादा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अप टू 12 मंथ। ये हो गया आपका सब स्टैंडर्ड एसेट। क्या हुआ? सब स्टैंडर्ड एसेट। अब 12 महीने मतलब 1 साल हो गया उसका पेमेंट नहीं आया, तब तो मेरे को डाउट होगा कि वो पैसा मुझे मिलने का है या नहीं मिलने का है। तो दिस इज आपका मोर देन 12 मंथ
दिस इज आपका मोर देन 12 मंथ, ठीक है। एंड लॉस एसेट्स मतलब वैसा एसेट्स हुआ जिसका हमें उम्मीद ही नहीं है रिकवर होने का, तो दिस इज नॉन रिकवरेबल, दिस इज नॉन रिकवरेबल, ठीक है। तो ये 3 हो गया पॉइंट्स जिसको मैंने आपको समझाया है अभी यहाँ पे, इसके हेल्प से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सेम यहाँ पे लिखा है परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर ऐसा लोन, परफॉर्मिंग एसेट्स आर लोन्स या फिर अकाउंट दैट आर गुड स्टैंडिंग एंड बीइंग सर्विस्ड अकॉर्डिंग टू अग्रीड टर्म्स। जैसे कि मैंने मोबाइल लिया ईएमआई पे, मेरा ईएमआई का डेट 9 को है, तो हर महीने 9 को आई एम डूइंग माई पेमेंट, आई एम डूइंग माई पेमेंट। तो ये क्या हुआ, ये मेरा एसेट क्या हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है अपना टाइम के हिसाब से, दिस इज वर्किंग, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये जो एसेट्स है ये जनरेट कर रहा है इनकम, जिसको भी मैंने पैसा दिया हुआ है। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई रिस्क है, क्योंकि टाइमली पेमेंट भी हो जा रहा है, तो कोई इश्यूज नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई मुझे रिस्क बेयर नहीं करना पड़ रहा है। तो लोन अपना रेगुलर टाइम पे, अपना रेगुलर टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्क कर रहा है। बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब हो जाता है, जब वैसे लोन्स जो कि आपका अग्रीड टर्म्स या डेट के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, जो डिफॉल्ट हो चुका है, जिसका कोई पेमेंट हमें रिसीव नहीं हो पा रहा है। एनपीए मतलब हुआ ऐसे लोन्स या अकाउंट ऑफ बोरोवर्स जिसको हम लोग बैंक जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब स्टैंडर्ड जो 90 डेज के बाद, डाउटफुल जो 12 महीने के अंदर, एंड लॉस ऑफ एसेट जो 12 महीने के बाद भी, मतलब नॉन रिकवरेबल बता दिया है इसको। तो ये सारे क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बाय द आरबीआई। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होता है अलग अलग आपका अभी देखा जैसे कि 3 होता है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे कि ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट, जिसको ओडी बाई सीसी अकाउंट बोला है हमने, ठीक है, ये वो अकाउंट होते हैं जहां पे हम वैसे कस्टमर को रखते हैं जो विड्रॉ करते हैं मोर मनी देन दे हैव इन देयर अकाउंट फॉर अ स्पेसिफाइड लिमिट। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया है, क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, ये तो आपके पास इसमें तो पैसे ही नहीं होते, राइट। बट डेबिट कार्ड में भी आपको फैसिलिटीज दी जाती है ओवरड्राफ्ट का, हमने पढ़ा है ना, करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया जाता है। आपके अकाउंट में अगर 50,000 है और आपको रिक्वायरमेंट पड़ी है 1 लाख का, ठीक है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। आपको जितना था इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए था, एक्स्ट्रा भी चाहिए था, वो भी आपको बैंक दे रही है। तो दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट, जहां पे आप क्या देख रहे हो कि अगर प्रॉपरली मेंटेन हो रहा, सब कुछ प्रॉपर से पे हो रहा, ठीक है, बट अगर मोर देन 90 डेज में भी पेमेंट नहीं होता है, मतलब 90 डेज के अंदर आपने अपना 1 लाख पेमेंट कर दिया, चलो ठीक है, दिस एसेट इज अ परफॉर्मिंग एसेट। बट यहाँ पे क्या मैं देख रही हूँ, 90 डेज क्रॉस कर चुका है, 90 डेज से ज्यादा हो चुका है, बट आपकी तरफ से देयर इज अ नो पेमेंट, तो हम इसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। एग्रीकल्चर एडवांसेस में क्या होता है, लोन्स प्रोवाइडेड टू फार्मर, हम लोन्स देते हैं फार्मर को, डेफिनेटली हम देते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए देते हैं, यस, क्योंकि वो खेती करेंगे तभी हम खा पाएंगे, वो खेती करेंगे तो अनाज आएगा जिससे हम खाना पीना बनाते हैं अपना। तो लिखा ये है, लोन्स प्रोवाइडेड टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एक मिनट रुकना, तो अब जैसे कि यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर एडवांसेस लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर एडवांसेस मतलब क्या हुआ, हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फार्मर्स को लोन देते हैं, करेक्ट है, लोन्स देते हैं। अब कोई कोई फार्मर्स होता है जो टाइमली पेमेंट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनका क्रॉप्स टाइम पे बिक गया है, उनका क्रॉप टाइम से हो गया है, तो वो पे कर देंगे। बट कोई कोई फार्मर होते हैं जो फेल हो जाते हैं पे करने के लिए, ठीक है, अपना इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, अपना प्रिंसिपल पेमेंट हुआ, वो फेल हो जाते हैं पेमेंट करने के लिए, इस जो भी स्पेसिफाइड पीरियड था, स्पेसिफाइड ड्यूरेशन था उसके बीच में, तो हम उनके लिए भी उनको टाइम
टाइम देंगे। जैसे कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप है, ठीक है, तो एनपीए मतलब एसेट्स को हम एनपीए तब डिक्लेयर करेंगे अगर पेमेंट ओवर ड्यू रह चुका है 2 क्रॉप सिस्टम के लिए और हार्वेस्ट सीजन के लिए। वाइल लॉन्ग टर्म के लिए हम ये देखेंगे 1 क्रॉप सिस्टम ही देंगे बस, ठीक है। इसमें आपको याद बस ये रखना है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो हम बैंकिंग का ये वाला देख रहे थे, कहाँ गया ये, ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ये वही पेज है, ठीक है। तो अगर हमारा जैसे कि एनपीए का लिखा क्या है, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट दिखा है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एग्रीकल्चर की जब बात आए, जब बात आए फार्मर्स की, ठीक है, फार्मर्स का, तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉप सिस्टम देंगे एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 क्रॉप सीजन देंगे। मतलब आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स जो ट्री प्लांटिंग करते हैं उसमें किसी किसी क्रॉप के लिए उनको 2 लाइक क्रॉप सिस्टम वेट करना होता है, क्योंकि एक में हुआ चाहे नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो ठीक से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सीजन उसको लगा करके अपने पैसे वापस कर देंगे, ऐसा भी होता है। बट एक क्रॉप सिस्टम का क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम सिर्फ एक ही क्रॉप सीजन देंगे, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ओवर ड्यू पेमेंट और अदर टाइप ऑफ अकाउंट बिसाइड टर्म्स एनपीए, एनपीए कैन ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट जहां पे पेमेंट ओवर ड्यू हो जाता है मोर देन 90 डेज, 90 डेज क्रॉस करके भी। दिस कैन इंक्लूड अदर टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ट्रेड फाइनेंसेस अरेंजमेंट, अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड फाइनेंसिंग प्रोवाइड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पे यही है, ओवर ड्यू अगर हो रहा है किसी अदर टाइप ऑफ अकाउंट में तो हम सिंपली 90 डेज चेक करेंगे। अगर 90 डेज क्रॉस हो चुका है, 90 डेज क्रॉस हो चुका है, 90 डेज पार हो चुका है, तभी हम इसको एनपीए घोषित करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल था एनपीए का, जो क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। अब स्टैंडर्ड एसेट मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड एसेट मतलब ये आपका वो परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली आपको इनकम दे रहे हैं, पेमेंट भी टाइम पे हो रहा है एंड नॉर्मल सा रिस्क है इसमें, एंड दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर टाइमली पेमेंट नहीं होता है तब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो रीपेमेंट हो रहा है टाइम पे, कंटिन्यूअसली आपको इनकम मिल रहा है, नॉर्मल रिस्क है, तो ये आपका नॉट कंसिडर्ड एज एनपीए। देयरफॉर कोई स्पेशल प्रोविजंस रिक्वायर्ड नहीं होता है स्टैंडर्ड एसेट्स में। सब स्टैंडर्ड एसेट की बात करें तो यहाँ पे जो लोन और एडवांसेज होता है ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तब बनता है फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ और लेस देन दैट। मतलब देखो, सब स्टैंडर्ड एसेट तब होगा जब हमारा 90 डेज क्रॉस कर चुका है, ठीक है, 90 डेज क्रॉस कर चुका है और 12 मंथ से कम। 90 डेज क्रॉस कर दिया है, 90 डेज क्रॉस कर दिया है और 12 मंथ से कम है, 12 मंथ से कम है, तब हम इसको सब स्टैंडर्ड घोषित करेंगे, जो कि आपका डिफॉल्ट मतलब रिस्क है, हायर रिस्क है और डिफॉल्ट बनने का अभी चांसेस है। डाउटफुल तब होता है, ये वो एसेट्स होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग बन चुके होते हैं एंड 12 मंथ क्रॉस कर गया है, 12 मंथ क्रॉस कर गया है, तब हम इसको डाउटफुल एसेट करते हैं, क्योंकि अब हमें डाउट है कि ये पैसा हमें मिल भी सकता है या नहीं। तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है रिकवरी का एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। लॉस एसेट्स मतलब वो एसेट्स हुए जहां पे बैंक और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में डीम द एसेट टू बी अनरिकवरेबल, मतलब हमें पता चल गया है कि ये आपका अब नॉट रिकवरेबल है, हमें यहाँ से पैसे मिलने के चांसेस नहीं है, तो अब हम इसको लॉस एसेट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये लगेगा कि मैम ये लॉस एसेट्स हो गया, तो लॉस एसेट्स होने की वजह से क्या हम इस पे पैसा लेंगे ही नहीं, क्या हम इसको छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना नहीं है किसी भी पैसे को, हमने किसी को अगर पैसा दिया है तो लेना ही है उसे। यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट में लिया हुआ है, लोन्स एडवांसेस गिवन बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर एसेट्स जो कि एसेट्स होता है फाइनेंशियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक का। स्टैंडर्ड एसेट होता है एक और एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट ना लिख के पहले लिख लो आप परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर आपका स्टैंडर्ड एसेट आता है, ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट के अंदर आपका स्टैंडर्ड एसेट आता है। स्टैंडर्ड एसेट में भी आप देखोगे एक होता है रेगुलर, मतलब जिसका कोई डिले नहीं है, मेरा 9 तारीख को डेट है, मैं 9 को पेमेंट कर रही हूँ, और एक आता है स्ट्रेस्ड, मतलब थोड़ा है चांसेस कि वो आपका नॉन परफॉर्मिंग बन सकता है। मतलब अगर मेरा 9 को डेट है, मैं 30 तारीख को पेमेंट कर रही हूँ, मतलब हम 1 से लेकर के 9 दिन का बीच में पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो रेगुलर है तो जिसका कोई डिले नहीं है तो उसका तो अच्छा है, सब कुछ टाइम पे है। स्ट्रेस में देयर इज अ SMA 0,
SMA 1, SMA 2। SMA 1 मतलब SMA मतलब क्या हो, स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट जब आपका 1 से लेकर 30 दिन में आपका पेमेंट हो जा रहा है तो वो SMA 0 में जाएगा। 1 में तब जाएगा जब आपका 31 डेज से लेकर के 60 डेज में पेमेंट हो रहा है। 2 में तब जाएगा जब आपका 61 डेज से 90 डेज में जा रहा है। सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो मैंने आपको बता दिया है, जब आपका 90 डेज क्रॉस करेगा तभी आप उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दोगे। सब स्टैंडर्ड एसेट जहां पे 90 डेज तो क्रॉस कर लिया है बट 12 मंथ के अंदर पे पेमेंट हो रहा है तब उसको सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर करेंगे। 12 मंथ के बाद, 12 मंथ क्रॉस हो चुका है उसके बाद भी देयर इज अ नो पेमेंट, तब वो डाउटफुल हो जाएगा एंड लॉस जो कि आपका नॉन रिकवरेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेस्ड एसेट मतलब कि वो आपका 90 डेज रीचिंग, मतलब 90 डेज कंप्लीट करने से पहले पेमेंट हो जा रहा है। तो स्ट्रेस्ड एसेट मतलब एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर लोन प्लस रिटर्न ऑफ डेट, loans that are nearing the point of becoming NPAs, restructure loan। ठीक है, रिटर्न ऑफ एसेट इसको रीड कर लेना, उतना कुछ ये नहीं है। ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब टोटल, मतलब किसी भी बैंक का टोटल कितना आपका एनपीए बन रहा है। ठीक है, नेट एनपीए मतलब क्या होता है, माइनस प्रोविजंस मेड बैंक एंड दोज एसेट्स, दैट इज माइनस करते हैं इसमें से जितना ग्रॉस में से माइनस करते हैं प्रोविजन मेड बाय बैंक एंड नॉन रीपेमेंट का, दैट इज आपका ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। यहाँ देख सकते हो ग्रॉस एनपीए मतलब आपका टोटल डिफॉल्टेड लोन एंड नेट मतलब क्या हुआ, एक्चुअल लोन कितना आपने दिया था। लोन आपने कितना दिया था, जैसे कि मान लो कि मैंने किसी को लोन दिया 10 लाख का, ठीक है, एंड मुझे उसे इंटरेस्ट मिलने को था, मिलके वो 20 लाख बनने वाला था। तो 10 लाख जो सिर्फ मैंने लोन दिया वो आपका नेट एनपीए बन जाएगा और जो उससे मुझे इंटरेस्ट मिलके मिलने वाला था वो आपका हो जाएगा ग्रॉस वाला। ठीक है, तो नेट एनपीए मतलब होता है एक्चुअल लोन अमाउंट आफ्टर प्रोविजन एंड यहाँ लो प्रोविजन अनपेड डेट इमीडिएट डिफॉल्ट हो जाता है लोन एंड यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का चांस होता है। ग्रॉस एनपीए जो होता है जहां पे आप एक्स्ट्रा कमाते हो तो आपका गुडविल बनता है, गुडविल बनता है जो आपका डिफॉल्टी 90 डेज के बाद बनता है। इंडस्ट्रियल सिकनेस या मान लो कोई पॉलिसीज की वजह से, नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, ये आपका एक्चुअल लोन नहीं होता है, जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। ये आप पढ़ सकते हो, स्पेकुलेशन, डिफॉल्ट, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ये सब इजी इजी लाइन है, मैं बता देती हूँ। चलो, स्पेकुलेशन क्या होता है, जैसे आर्बिट्रेज पढ़ा ना वैसे ही स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन मतलब हुआ हाई रिस्क एसेट में आप इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो किसमें, ज्यादा रिस्क लेकर के, और आपको होप है कि आप उससे ज्यादा अर्न भी करोगे जिसकी वजह से आपको ज्यादा लॉसेस भी होता है। ठीक है, ज्यादा रिस्क के लिए, ज्यादा रिटर्न के लिए आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो उससे आपको लॉस भी होता है, दैट इज अ स्पेकुलेशन। डिफॉल्ट जब बोरोवर्स जो है पेमेंट फेल हो जाता है रीपे करने के लिए लोन्स वगैरह को, तो उसको हम लोग डिफॉल्ट बोलते हैं। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस मतलब आप लोन नहीं देने के लिए कुछ रॉन्ग कुछ करते हो, कोई इंडिविजुअल या बिजनेस प्रॉपर लाइक कुछ अच्छा से नहीं कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, वो हो गया। डाइवर्जन ऑफ फंड, लाइक आप डाइवर्ट कर रहे हो फंड को, जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन शो कर रहे हो, ऑपरेशन शो कर रहे हो, गेन मतलब अनरिलेटेड कुछ कर रहे हो, इंटरनल रीजन जो आपका लेबर इश्यूज हो गया, मार्केटिंग फेलियर्स हो गया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रीजन, जहां पे आप इन्फ्लेशन या डिले इन गवर्नमेंट पेमेंट ये सब बता रहे हो, ये सब आपका हो जाता है एक्सटर्नल रीजन। अब लोन बैड क्यों बनता है, मतलब रॉन्ग क्यों होता है, बोरोवर साइड से बात करें तो या तो बोरोवर्स का लॉस हो गया, पेमेंट नहीं कर पाया, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, मिस रिप्रेजेंटेशन, फेल हो गया पेमेंट करने में, वो कुछ भी नहीं, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गया बैंक और बैंकर के साइड से, तो इसको यू कैन रीड इट। ठीक है, हो गया ये वाला। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो आपका डाउटफुल एसेट्स हो जाता है, जो आपका डाउटफुल के साथ साथ अगर हम बात करें जो आपका नॉन रिकवरेबल जाता है, नॉन रिकवरेबल लोन्स, डाउटफुल लोन्स, है ना, उन सबको डील करने के लिए ये सब लाया गया। मतलब बेसिकली ये सब जो है ना ऑप्शन 1 से लेकर के पूरा आपका 15 तक, ये सब के सब जो आपका ये पॉइंट्स है, ये सारा आपका इनिशिएटिव लिया गया है एनपीए से डील करने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डील करने के लिए ये सारा इनिशिएटिव बेसिकली लिया गया है, जिसको आपको याद करना। यस, यू हैव टू लर्न ऑल as well as you have to learn it with the help with dates 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, ये सबका अलग अलग इनिशिएटिव लिया गया है
एनपीएस, जो एसेट एनपीए बन रहा है और बैंक को जो लॉसेस हो रहा है, ये बैंक का लॉसेस को कम करने के लिए ये सारा एनपीएस लिया गया है। एनपीएस आई मीन ये सारा इनिशिएटिव लिया गया है सो दैट हम एनपीए से डील कर सके, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले वाला हम बात करें, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो 1993 में आया था सबसे पहले, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये आपका स्टैब्लिश हुआ था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कुछ भी केसेस डेट से रिलेटेड है, डेट को रिकवर करने के लिए, वो सबसे डील करेगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वो सारा डिस्प्यूट को सेटल करेगा। लिमिटेड नंबर ऑफ डेट, आपका बैकलॉग जो भी है बैंक का, जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, वो सब मैटर को ये रिजॉल्व करेगा। आरबीआई के गाइडलाइंस इशू किए गए थे 1999 में, जो कि आपका बैंक सारा कुछ इस पॉइंट को देखते हुए क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, जो कि आपका बेसल नॉर्म्स में है बेसिकली, इसके हिसाब से हमने डिसाइड किया था, ठीक है। तो ये हुआ आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जहां पे आप देखोगे कि बैंक जो है मैनेज करती है अपना सारा एनपीएस या फिर जो भी उनका लाइक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो इशू किया गया है आरबीआई की तरफ से, ये सारे मैटर को रिजॉल्व करने के लिए क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आपका डेट को ही मैनेज करने के लिए आया है 1993 में, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो 2000 में आया है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी बोलते हैं। ये वो ब्यूरो है जो आपका लोन्स को स्टॉप करती है, लोन्स को स्टॉप करती है, ठीक है, लोन्स को स्टॉप करती है, प्रिवेंटिंग लोन्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू रॉन्ग हैंड। मतलब हमें पता है कि ये पर्सन जो है, ये एक बैंक से लोन लेके रीपे नहीं किया है, दूसरा बैंक से लोन लेके रीपे नहीं किया है, तीसरा बैंक से लोन लेके भी रीपे नहीं किया है, तो अगर ये हमारे पास आएगा तो हमें ये चेक करना है कि क्या इसको ये लोन देना सही रहेगा या नहीं। तो हम ये जो चेक करेंगे, ये आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हेल्प से चेक हो पाएगा। दैट इज इन 2000, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ब्यूरोज प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जो कि आपका लोन्स को गलत हाथ में जाने से रोकता है। ये आपको डेटा शेयर करता है, मेंटेन करता है डेटा किसी भी इंडिविजुअल डिफॉल्टर का, जो कि खुद से जानबूझ के डिफॉल्टर बना है, क्योंकि ये पर्सन को पता है अगर कि मैंने एक जगह से लेकर के लोन रीपे नहीं किया, दूसरा जगह से लोन लेकर के भी रीपे नहीं किया, मतलब ये जानबूझ के कर रहा है ऐसा। तो जो जानबूझ के डिफॉल्टर बनते हैं उन सब के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है 2000, जो इन सब के पर्सन से रिलेटेड डेटा को मेंटेन करते हैं एंड बैंक को हेल्प करते हैं कि आप लेंडिंग का जो डिसीजन ले रहे हो ये गलत हाथ में मत दो, इससे क्योंकि आपका एनपीए का रिस्क बढ़ेगा और आपके लिए ही लॉस होगा। लोक अदालत 2001, लोक अदालत 2001 जो है ये आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है, जहां पे आपको स्मॉल लोन रिलेटेड डिस्प्यूट जो है क्विकली एंड एफिशिएंटली आप रिजॉल्व कर सकते हो। इसका मेन एम होता है कि ये आपका 5 लाख तक का ही मतलब इशू से डील कर सकता है। लोक अदालत जो है ये आपका बर्डन को कम करता है, ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम एंड एक्सपर्टेटिंग द रिकवरी टू प्रोसेस सच लोन। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, ये आपका 10 करोड़ तक के मैटर को डील करता है। कॉम्प्रोमाइज को सेटल करता है, मतलब सेटलमेंट करता है इश्यूज को 10 करोड़ तक का, जहां पे आप रिकवर कर सकते हो, डिस्प्यूट डील करते हो लीगल प्रोसीजर्स में एंड डेट रिकवरी करते हो, ठीक है। सरफरेसी 2002, इसका फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्रेटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये जो है दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, स्ट्रीमलाइन करने के लिए एनपीए प्रोसेस को, जहां पे लेंडर जो है दे लेंडर इन्फोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट इन्वॉल्विंग इनटू कोर्ट। आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सरफेसी एक्ट में बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अपना रिकवर कर सकते हैं ड्यूज अप टू 1 लाख एंड इससे ज्यादा। ये जो प्रोसेस होता है जहां पे आप जो है इशू करते हो नोटिस बोरोवर्स को, उसको बताते हुए कि आपका ये अमाउंट नॉन पेमेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, एंड दिस गोज लाइक दैट।
कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2005 में आया है। ये मैकेनिज्म है जो आपका फाइनेंशियल बर्डन को कम करता है, रीस्ट्रक्चर करता है डेट को एंड ऑब्लिगेशंस को, टिपिकली रीनेगोशिएट करता है लोन को, सो दैट हम बोलते हैं ना कि अगर आपका 1 लाख का लोन है और अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 का बन रहा है तो एक काम करो, आप ये 50,000 मत दो, सिर्फ 1 लाख दे करके इसको सेटल करो। कम से कम बैंक ने जितना अपने हैंड से अपने दिया है आपको, कम से कम आप वो रिटर्न कर दो। दिस इज अ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, और ये हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देते हैं कॉर्पोरेट, दैट इज ये आपका ऐसा कंपनीज जो स्ट्रगल कर रहा है अपना इंटरेस्ट को पे करने में, उनका मान लो उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया, उतना जिस एम से उसने लोन लिया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम ऐसे कंपनीज को ऑप्शन देते हैं कि आप अपना डेट को कंप्लीट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो इंटरेस्ट रेट को। जो एक्स्ट्रा रीपेमेंट बनता है उसको चलो हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, जितना आपका बन रहा है बस उतना ही पे कर दो। जॉइंट लेंडर फोरम जो 2014 में आया है, जॉइंट लेंडर फोरम ये स्टैब्लिश किया गया है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो कि आपका एक प्लेटफॉर्म है जहां कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन से मल्टीपल लेंडर्स जो होते हैं ये आपका सेम बोरोवर्स को पहले तो पकड़ते हैं कि हाँ कि आप जैसे कि मान लो ये एक बोरोवर है, ये क्या कर रहा है, ये आपका SBI से लोन ले रहा है, फिर बैंक ऑफ इंडिया से ले रहा है लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले रहा है लोन, और ये सभी को उससे ले करके इसको पेमेंट नहीं कर रहा है। तो अगला कोई ये अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएगा ना तो सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री चेक होगी, ठीक है, और ये सब मिलकर जब इसको कैच करेंगे तो दे विल फिर वर्क ऑन इट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एसेट स्ट्रेस एसेट बनने से पहले ही आप इसको पकड़ लोगे, ठीक है। अब मिशन इंद्रधनुष जो है ये आपका 2015 में लॉन्च हुआ है। इसका एम है कि पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर मतलब इंडियन बैंक का जो इश्यूज है उससे वर्क करना, उसको रिजॉल्व करना, इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। तो इसमें जो पॉलिसीज है वो देखो क्या है, बैंक इनकाउंटर करता है मल्टीपल चैलेंजेस अपने अपने पॉलिसी से, जैसे कि SLR ये हो गया, तो ये डबल फिनेंशियल रिपर्शन को ये बेसिकली आपको इसको टर्म बताया गया है। स्ट्रक्चरल इश्यूज मतलब क्या हुआ, गवर्नेंस कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट राइज इन स्ट्रेस एसेट इंक्लूडिंग NPA पोस्ट स्ट्रक्चरल चैलेंजेस टू द बैंकिंग सेक्टर। इंद्रधनुष का प्लान ये है कि गवर्नमेंट टू रीवैम्प पब्लिक सेक्टर बैंक, इतना तक, ठीक है। मतलब देखो ये आपका क्या बताया गया है, शॉर्ट में बता रही हूँ कि इनको गवर्नमेंट को मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को इतना अमाउंट देना है 4 फाइनेंशियल ईयर तक, सो दैट ये सारा जो इसका जितना बैकलॉग है ये सब क्लियर कर सके। रिकैपिटलाइजेशन करना, पहले इतना दिया और फिर से इतना दिया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को ही सिर्फ दे रहा है, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने ABCDEFG तक करके कुछ वर्ड्स दिए हैं, जो कि आपका गवर्नेंस, NPAs को रिमूव करना, रिस्क मैनेजमेंट को कम करना एंड डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने पर वर्क करता है। मिशन इंद्रधनुष जो है ये आपका गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि हम फाइनेंशियल हेल्थ सब कुछ ठीक कर देंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में, एंड साथ ही साथ पॉलिसी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को फेस करना, इनिशिएटिव ऐसा जो है उन सबको देख करके उससे हैंडल करना, जैसे A फॉर अपॉइंटमेंट, B फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, D स्ट्रेसिंग, E फॉर एम्पावरमेंट, F फॉर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड G फॉर गवर्नेंस। तो ये सारे इनिशिएटिव PG नायक कमेटी की तरफ से लिया गया है, जो कि बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया है डेट और ये सबको NPA से डील करने के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, हाँ ये सब के बारे में है। A फॉर अपॉइंटमेंट, तो आप इसको रीड कर सकते हो, A फॉर अपॉइंटमेंट में क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो में क्या है, C फॉर कैपिटलाइजेशन, D स्ट्रेसिंग में क्या है, एंड E फॉर एम्पावरमेंट एंड F फॉर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड G फॉर गवर्नेंस, ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग ये आपका 2015 में आया है। ये SDR बैंक हैव प्रोवाइडेड लोन्स टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स, ठीक है, एंड उनके पास राइट है उस सारे लोन्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का, बोरोविंग कंपनी, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसको भी रीड करना है। एसेट क्वालिटी रिव्यू, एसेट क्वालिटी रिव्यू आपका 2015 में आया है, जो कंडक्टेड बाय RBI ऑफ इंडिया, स्ट्रेस्ड एसेट एक्यूरेटली एंड इंश्योर करना कि प्रोविजनिंग देम AQR। तो ये सारा स्कीम है जो कि बेसिकली आपका स्ट्रेस्ड एसेट से आपको डील करना सिखाता है, S4, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 में आया है। बैड बैंक क्या होता है, NARCL, ठीक है। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो, कहीं कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है और इसका एक बार रिवीजन करते हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये आपका 1993, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो 2000, लोक अदालत 2001, सिर्फ 5 लाख तक डील करेगा, याद रखना लोक अदालत सिर्फ 5 लाख तक ही डील करते हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट फॉर 10 करोड़ इशूज, ठीक है। और सरफेसी एक्ट दैट इज फॉर 2001 में आया है, ये आपको सिर्फ 1 लाख तक ही अमाउंट को टैकल करते हैं, ठीक है। 28 आर्क्स है इसमें। डेट रिस्ट्रक्चरिंग आपका 2008 में आया है। ज्वाइंट लेंडर फोरम, जहां पे
मान लो कि मल्टीपल बैंक वर्क टुगेदर, बहुत सारा बैंक एक साथ वर्क करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि कोई एक इंडिविजुअल जो है आप लोन नहीं ले सकते हो, एक बैंक से लिया फिर दूसरे बैंक से लिया फिर तीसरे बैंक से लिया, ऐसे नहीं। तो टेकिंग फ्रॉम वन बैंक एंड पेइंग अदर, ऐसे करता है ना बहुत कोई कि हमने एसबीआई से लिया और फिर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को पे किया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया फिर बैंक ऑफ इंडिया को पे किया। तो ये आपको डिटेक्ट करने के लिए जॉइंट लेंडर फॉरम है जहाँ पे कुछ बैंक जो है एक साथ वर्क करते हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए कोई एक इंडिविजुअल ऐसा टास्क तो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर आता है मिशन इंद्रधनुष जो कि आपका 2015 में आया है, टोटल 7 कलर्स का बना हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये मनी प्रोवाइड करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक को, कितना 70 करोड़ ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स एंड इतना करोड़, ठीक है, टू 11,000 करोड़ आपका देगा, ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट बाय नायक कमेटी, बैंक ऑफ बोर्ड ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़, डी स्ट्रेसिंग एनवायरमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये क्या है, ए से लेकर के जी तक का पूरा फुल फॉर्म है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एग्जाम के दिन में अगर आप पढ़ते हो तो तुरंत याद हो जाएगा, राइट। स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग 2015, एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015, स्कीम ऑफ सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ये तो अभी हमने नहीं किया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी भी बचा हुआ है, पब्लिक आर्क, प्राइवेट आर्क, बैड बैंक क्या होता है ये भी हमारा बचा हुआ है। तो चलो, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई बिलीव यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी भी चलो बता ही देती हूँ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कि 2016 में आया है, ये बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो इंडिया में हो रहा है उससे डील करने का है। कुछ लॉज आए हैं रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फैसिलिटेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंश्योर करता है क्रेडिट एंड बैलेंस को, क्रेडिट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस करना इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। इस कोड का एम है कि रिजॉल्व करना इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। इंसॉल्वेंसी मतलब ये हुआ फिनेंशियल डिस्ट्रेस या जहाँ पे अ पर्सन और एंटरप्राइज अनेबल टू पे डेट बैंक्रप्सी के कारण या लीगल डिक्लेरेशन के कारण। तो टिपिकली बाय अ कोर्ट जहाँ पे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल्स टू सेटल द डेट। तो कोई ऐसा कंपनी होता है ना जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, जो बैंकरप्ट हो जाता है, तो उनका जो लिया हुआ पैसा था, उन्होंने जो पैसा लोन वगैरह लिया था, उन सब का कंपनी का मैटर, उनसे कैसे पैसा लेना है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड देखता है। 2016 में जो आया है, यू कैन बी इंसॉल्वेंट विदाउट बीइंग बैंकरप्ट बट देयर आर नो वे अराउंड, ठीक है, छोड़ो ये रहने दो। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 में जो आया है, इंसॉल्वेंट मतलब क्या हुआ, वो फिर अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कैन लीड टू बैंकरप्ट ये हो सकता है, बट इंसॉल्वेंट जो है ये फिर से सॉल्वेंट बनने का ट्राई कर सकता है, बट बैंकरप्ट जो है रिवर्स नहीं हो सकता। यहाँ जो ये लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे कोर्ट इसको शट डाउन करने का ऑर्डर दे देती है। पब्लिक आर्क एंड प्राइवेट आर्क क्या होता है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका 2017 में आया था। पब्लिक आर्क रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फुल्ली फंडेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। इसका एम है कि पब्लिक एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी सजेस्ट करती है, इकोनॉमिक सर्वे 2017 आइडिया है ये आपका, ठीक है, ये भी आपका एनपीए से डील करता है, बैंकिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए है ये, और गवर्नमेंट आपका डायरेक्ट रोल मैनेज, ठीक है। ये समझिए बैड बैंक क्या होता है, बैड बैंक मतलब वो हुआ, ये वो सारे बैंक होते हैं जो आपका मतलब एनपीए से डील करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। और मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ बैड बैंक का क्या स्टोरी है। बैड बैंक का स्टोरी ये है कि ये जो बैंक होता है ना, ये सारे बैंक से उनका एनपीएस को ले लेता है, ठीक है, सारे बैंक से उसका एनपीए अपने पास ले लेता है एंड उसको ये कन्वर्ट करता है ये परफॉर्मिंग एसेट्स में। समझ रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट है बैड बैंक का, इसमें हम एक ऐसा एंटिटी स्पेसिफिकली क्रिएट करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रेस एसेट से डील करता है। ये एसेंशियली एक्ट एज अ रिपोजिटरी फॉर ट्रबल्ड लोन, ऐसा लोन जो मिल नहीं पाया है उन सबको पहले जमा करता है अपने पास एंड उन सारे मैटर को रिजॉल्व करता है बाय सेग्रीगेटिंग दी स्ट्रेस एसेट सेपरेट एंटिटी। इसका एम है कि क्लीन करना बैलेंस शीट पब्लिक सेक्टर बैंक का। मतलब ये पब्लिक सेक्टर बैंक का जो भी बैलेंस शीट बिगड़ रहा है ना, ये एनपीएस की वजह से, ठीक है, ये सभी को क्या करता है, कलेक्ट करता है एंड कलेक्ट करके इसको रिजॉल्व करता है इस मैटर को, एंड यही काम करता है आपका बैड बैंक जो कि 2021 में आया है। दिस इन टर्न प्रोवाइड करता है उनको एक फाइनेंशियल ब्रीदिंग रूम जहां पे नए प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करते हैं, सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है।
तो बैड बैंक मॉडल जो है डिजाइन किया गया है आपका एनपीएस रिलेटेड मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको कम करने के लिए, एंड क्रेडिट वाइबल प्रोजेक्ट एंड बिजनेस को अच्छा से ये करने के लिए। तो एनआरसीएल ये भी आपका एनपीएस से डील करता है। आईडीआरएलसीएल ये आपका डेट रेजोल्यूशन प्रोसेस को हैंडल करता है। एनआरसीएल का चेयरमैन कौन है? श्री कर्णकमर करनाम शेखर, और एमडी एंड सीईओ का नाम ये हुआ आईडीआरसीएल का अविनाश कुलकर्णी। ठीक है, एनआरसीएल यहाँ पे देख सकते हो, एनआरसीएल स्टैब्लिश किया गया है। ये आपका एनआरसी को एल को ही हम बैड बैंक बोलते हैं, जहाँ पे इसका पर्पस क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दैट इज हम आर की बात कर रहे हैं, बाइंग करना बैड लोन को एंड फिर उसको रिलीव करना बैंक से, एंड बर्डन एनपीए का कम करना और उनके बैलेंस शीट को क्लीन करना। किसका? आपका बैंक सबका। तो ये बाय करते हैं सबसे बैड बैंक, मतलब क्या करते हैं वो ऐसा लोन सब बाय करते हैं जो एनपीए बन चुका है, एंड फिर उस सब मैटर को ये रिजॉल्व करते हैं। वन एनएआरसीएल एक्वायर्स द स्ट्रेस लोन फ्रॉम बैंक, जब एक बार उनको सारा स्ट्रेस लोन मिल जाता है बैंक से, उसके बाद ये सेल करते हैं इसको इंटरेस्टेड डिस्ट्रेस डेट, एंड उसके बाद रिकवर करते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। एनएआरसीएल फोकस करते हैं ऐसा मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि 500 करोड़ तक हो गया, टोटलिंग 2 लाख करोड़ तक, 90 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी इनको मिलता है। ओवरऑल एनएआरसीएल रिप्रेजेंट करता है, एक एफर्ट डालता है जिसमें हम एनपीए को रिमूव करते हैं, प्रॉब्लम जो है इसको रिमूव करके बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, जिससे आपका क्रेडिट अवेलेबिलिटी अच्छा हो सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन रहती है। तो एनएआरसीएल दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। एनएआरसीएल ये कंपनी स्टैब्लिश की गई है अंडर कंपनीज एक्ट, जिसका एम है कि जो भी इश्यूज है स्ट्रेस्ड एसेट से रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ, ये सबको एग्रीगेट करके इन सब के लिए एक रेजोल्यूशन फाइंड आउट करना है। एनएआरसीएल हैज अप्लाइड आरबीआई ऑफ इंडिया लाइसेंस, ठीक है, आर एंड ओनरशिप प्रोवाइड करना। ठीक है, ये हो गया एनएआरसीएल। आईडीआरसीएल दैट इज इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये आपका डिस्ट्रेस एसेट एंड इंगेज करता है मार्केट प्रोफेशनलिज्म, टर्न अराउंड एक्सपोर्ट। एनएआरसीएल विच फोकस ऑन एग्रीगेटिंग एंड कंसोलिडेटिंग स्ट्रेस एसेट, आईडीआरसीएल रिजॉल्विंग दिस एसेट 49 आईआरटीसीएल। ठीक है, ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार आईडीआरसीएल को आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ा दूंगी। चलो, थैंक यू सो मच।